ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, दैट विल बी द न्यू टॉपिक विद द न्यू यूनिट। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है विथ स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड दैट यूनिट, राइट। अब नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जेनेटिक्स रिलेटेड है दैट यूनिट, एंड उस यूनिट का सबसे पहला चैप्टर is based on Mendelian genetics. The name of the chapter, Principles of Inheritance and Variation. Okay, so आज जो हम करेंगे वो है introduction. Okay, so let's go with the chapter. So genetics, याद रखना है कि genetics की मैं बात करूँ तो it is a branch of, again it is a branch of biology which will deal with the two words that is heredity and variation. तो याद रखना है जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है. इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ठीक है, हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन. अब ये जो टर्म जेनेटिक्स है, ये टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम बेटिसन. विलियम बेटिसन वॉज द साइंटिस्ट जिसने टर्म जेनेटिक्स दिया है. टर्म जेनेटिक्स, वर्ड जेनेटिक्स दिया था इन द ईयर 1906. ठीक है, एंड जेनेटिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जेनेसिस. ठीक है, सो याद रखना है जेनेटिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जेनेसिस, दैट मींस फॉर्मेशन. करेक्ट, यस. अब इसके अलावा थोड़ा हिस्ट्री है, इसके बारे में जान लेते हैं. ओके, देयर इज अ ओल्ड एंड फेमस प्रोवर्ब. ठीक है, लाइक बेगेट्स लाइक. प्रोवर्ब है लाइक बेगेट्स लाइक, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म टेंड टू प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ. तो याद रखना है, लाइक बेगेट्स लाइक एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म टेंड टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक देमसेल्फ. ओके, अब हेरिडिटी की बात करूं मैं तो याद रखना है, हेरिडिटी इज नथिंग बट ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर और कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी. याद रखना है, हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेनी. राइट, जैसे कि एक इंडिविजुअल है, ओके, वो है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, मे बी 7 फीट. करेक्ट. अब उसके जो आगे की जनरेशन होगी वहां पर भी वो हाइट दिखाई दे सकती है, कि मतलब उसके जो आगे वाले आने वाली जनरेशन हो, उसके बच्चे हो, उनकी भी हाइट 7 फुट तक हो सकती है. सो यहाँ पर हाइट जो है ये एक कैरेक्टर था जो कि ट्रांसमिट हुआ था एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, दैट इज फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट, इनहेरिटेंस. It is a process by which characters are passed from one generation to another generation. याद रखना है कि it is a process by which characters are passed from one generation to another generation. अब एक और चीज याद रखना है, heredity and variation combines to form inheritance. इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. इनहेरिट करना, इनहेरिट मतलब क्या होता है, टू गेट. राइट, आपने ये वर्ड सुना होगा, इनहेरिटेड है, दैट मींस इट हैज गॉट फ्रॉम इट्स पेरेंट. तो इनहेरिटेंस याद रखना है, प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, व्हिच विल इंक्लूड हेरिडिटी एज वेल एज वेरिएशन. ठीक है, इसको याद रखना है. अब इसके बाद हम लोग दो जो टर्म हमने अभी देखे हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसके ऊपर आते हैं. अब हेरिडिटी के ऊपर देखो, हमने डेफिनेशन तो देख ली है, इट इज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, लेट्स सी. अब देखो, एलिफेंट जो है इट गिव राइज टू बेबी एलिफेंट, राइट. वो कोई और एनिमल नहीं बनाता है. तो यहां पर एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, दोनों के कैरेक्टर सेम है. सूंड है, बेबी एलिफेंट के पास भी सूंड है, और जो पेरेंट एलिफेंट है उसके पास भी सूंड है. कान बड़े बड़े हैं बेबी एलिफेंट के, सेम केस है विद द पेरेंट एलिफेंट, उसके भी कान बड़े बड़े हैं. राइट, सो यहाँ पर कैरेक्टर क्या हो रहा है, पास हो रहा है. सही बात है. ये हो गया एनिमल के टर्म्स में. प्लांट्स के टर्म में बात करूं, अब मैंगो का सीड जो है वो उससे क्या बनता है, मैंगो की ट्री, कोई और प्लांट तो नहीं बनता है. राइट,
और उस मैंगो के ट्री पर क्या आएंगे, मैंगो फ्रूट्स, राइट। सो यहां से पता चल रहा है कि ऑफस्प्रिंग रिजेंबल पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग रिजेंबल पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ऑफस्प्रिंग मतलब फिर से बता रहा हूं प्रोजेनी, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग सेम चीज है, ऑफस्प्रिंग रिजेंबल पेरेंट्स। क्लियर है, याद रखना है। हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस याद रखना है, प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इनहेरिटेंस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। वेरिएशन इज व्हाट? इट इज अ डिफरेंस, इट इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंस, इट इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन the progeny and parents, it is a degree of difference between the progeny and parents, याद रखना है इसको। जो डिफरेंस होगा ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में उसी को क्या बोलेंगे, वेरिएशन। ठीक है, ऐसे नहीं कि वेरिएशन बोल सकते हो सिर्फ प्रोजेनी और पेरेंट के बीच में दिखेगा, दो प्रोजेनी के बीच में, ट्विन्स के बीच में तो वेरिएशन दिखता है। सो याद रखना, इट इज नॉट ओनली बिटवीन द progeny and parents, also between the twins, between the two progenies, that will be also considered as variation। और याद रखना है वेरिएशन जो है it is also for single trait difference, it is also for single trait difference, इसको याद रखना है, it is also for single trait difference। ठीक है, सो ये इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट टर्म है जेनेटिक्स, किसने दिया था? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हेरिडिटी का, इनहेरिटेंस का, वेरिएशन का। इसके अलावा एक और चीज याद रखना है अबाउट दिस प्रोवर्ब, लाइक बेगेट्स लाइक। ओके, सो अब थोड़ा हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पर भी बात कर लेते हैं अबाउट द हिस्ट्री। ओके, अब एक चीज बहुत ही कॉमन है, याद रखना है कि एग्रीकल्चरिस्ट, पहले के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, दैट इज इन 800 टू 10,000 BC, 8,000 टू 10,000 BC, उन सभी को पता था कि वेरिएशन जो है कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। फिर से बता रहा हूं, याद रखना है 8,000 टू 10,000 BC में जो उस टाइम पर या उसके बाद भी जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट थे उन सभी को पता था कि वेरिएशन, इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग का रीजन है द प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसी से एक चीज और याद रखना है कि उसी टाइम बोल सकते हो 8,000 टू 10,000 BC के टाइम से ही अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पीशीज को ब्रीड किया जाता था। ठीक है, उन्हीं के स्पीशीज को आपस में ब्रीड करवाया जाता था। सो दे सक्सेसफुली ब्रीड डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सो आपस में उनको ब्रीड कराकर एक नया वैरायटी बनाते थे, उनको ये चीज पता थी, जो कि आज भी परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। और टेक्निक कौन सा इस्तेमाल करते थे उस टाइम पर? सेलेक्टिव क्रॉसिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, याद रखना है, सेलेक्टिव क्रॉसिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब सेलेक्टिव क्रॉसिंग को हम बोल सकते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया, एक बोल सकते हैं सपोज ऑक्स है या एक बुल है, तो बुल से एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया, वेरी हाई रिप्रोडक्टिव रेट, राइट। और यहाँ पर फीमेल जो काउ है, सपोज काउ से हमने सेलेक्ट कर लिया, ये बफेलो से सेलेक्ट कर लिया, हाई यील्ड ऑफ मिल्क, राइट। तो ये दो कैरेक्टर सेलेक्ट किए उन्होंने और फिर क्या किया, दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवा दिया और आगे का जनरेशन बना दिया, राइट। सो कहीं ना कहीं ये चीज पहले से ही पता थी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। चिकन इज अ डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ वाइल्ड फाउल। फाउल होता है हेन, ठीक है, या कॉक, याद रखना है। चिकन इज द डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ वाइल्ड फाउल। इसके अलावा साहिवाल काउ फ्रॉम पंजाब। साहिवाल काउ, आई थिंक हमने अभी चैप्टर डिस्कस किया है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, सो उसमें ये चीजें बताई गई है। ठीक है, इट इज ऑल्सो द डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ एन एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ। ठीक है, उसके एंसेस्टर्स थे जिससे साहिवाल काउ तैयार हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्री मेंडेलियन आइडियाज अबाउट इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स से पहले कुछ आइडियाज थे, कुछ तथ्य बताए गए थे विथ रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस। वो एक तथ्य क्या था?
और वो तथ्य का नाम था ब्लीडिंग इनहेरिटेंस। ब्लीडिंग इनहेरिटेंस नाम की एक चीज बताई गई थी और इसमें बताया गया था कि इट इज बिलीव्ड दैट कैरेक्टर्स of the parents, it is believed that the characters of the parents blend or mix together during sexual reproduction and they are transmitted into offspring. Bleeding या blending inheritance, bleeding भी बोल सकते हैं या blending क्यों बोला है? क्योंकि ये भी बिलीव किया जाता था कि तो ब्लड मिक्स हो जाता है, दैट इज ब्लीडिंग इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस मीन्स दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों की कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। सो थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इट इज बिलीव दैट कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स ब्लेंड और गेट मिक्स्ड ड्यूरिंग देयर ट्रांसमिशन इनटू ऑफस्प्रिंग। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो, इस थियरी में क्या बताया गया था कि वी हैव अ मेल ग्रे हॉर्स, सॉरी नॉट ग्रे हॉर्स, वी हैव अ मेल ब्लैक हॉर्स एंड फीमेल व्हाइट हॉर्स, ठीक है, फीमेल व्हाइट हॉर्स। अब इनके बीच में क्या किया? फर्टिलाइजेशन कराया। तो ब्लैक एंड व्हाइट, इट वाज बिलीव दैट ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स होके नया कुछ बनेगा, ग्रे कलर सपोज बनेगा। तो ऐसा नहीं होता था, कहीं ना कहीं जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो रिजेंबल करेगा विथ वन ऑफ द पेरेंट। तो इसको याद रखना है। एग्जाम्पल जो मैं अभी बता रहा हूं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लीडिंग इनहेरिटेंस। और ये जो थियरी है ये कंप्लीटली रॉन्ग थी, इट वॉज कंप्लीटली अनअप्रूव्ड, बिकॉज अभी मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स के साथ रिजेंबल करता है, ठीक है। सो ये याद रखना है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। ब्लीडिंग या फिर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके, ये इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द साइंटिस्ट, अबाउट द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसने आज जो हम जेनेटिक्स इस लार्ज स्केल पर पहुंच गए, इतने बड़े लेवल पर हम जेनेटिक्स पर पहुंच गए, उसकी नींव किसने रखी थी, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एंड द नेम वाज ग्रेगर जॉन मेंडल। द नेम वाज ग्रेगर जॉन मेंडल and he is regarded as the father of genetics. Okay, he was born in 1822 and he was sadly demised in 1884, ठीक है। ईयर ऑफ डेथ भी याद रखना है, ओके। एंड जहां तक लाइफ, बचपन की जो लाइफ थी, कहीं ना कहीं मेंडल की वो रूरल एरिया में गुजरी थी, ठीक है, रूरल एरिया में गुजरी थी। एंड ही वॉज सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, एंड द नेम ऑफ द सिटी वॉज हेजेंड्रॉफ, ओके, एंड ही वॉज बेसिकली सन ऑफ अ फार्मर। फार्मर का बच्चा था वो, फार्मर का लड़का था, फार्मर का सन था। तो कहीं ना कहीं उसको प्लांट एनिमल्स, प्लांट से बेसिकली बोला जाए और एनिमल्स दोनों से ही उसको बहुत ज्यादा लगाव था फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ठीक है। एज अ यंग बॉय ही वर्कड विथ हिज फादर ग्राफ्टिंग ट्रीज। बहुत ही पुअर फैमिली से था, तो कहीं ना कहीं वो अपने घर वालों को थोड़ा मदद कर रहा था खर्चे में, ताकि सब लोग थोड़ा अच्छे से लाइफ जी सके, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, जैसे कि मैंने बताया कि रूरल अपब्रिंगिंग थॉट हिम प्लांट एंड एनिमल हस्बेंड्री, राइट। कहीं ना कहीं वो एनिमल्स प्लांट के साथ अपनी लाइफ शुरू उसने की थी और कर रहा था, राइट। एंड दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड हिम द इंटरेस्ट इन नेचर। इसी से उसको इंस्पिरेशन मिला इन नेचर, ठीक है। अब और थोड़ा बता दूं तो उसने ग्रेजुएशन किया फ्रॉम द सेम सिटी, दैट इज हेजेंड्रॉफ, और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रून जो है वहां से उसने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वीन टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स में उसको पीएचडी, ही वाज अ फिजिक्स पीएचडी होल्डर, राइट। और उसके बाद कहीं ना कहीं वो आने के बाद उसने प्रीस्ट का काम किया अपने लाइफ में, उसके बाद टीचर भी था, राइट। सो ये कुछ बातें हैं, ये याद रखनी है कि प्रीस्ट और टीचर के तौर पर ही उसको जाना गया और साइंटिस्ट के तौर पर उसको कभी नहीं जाना गया, ओके। जो उसका वर्क था, कहा जाता है कि जो मेंडल था वो अपने टाइम से बहुत आगे था। जो चीज
उसने 1856-65 में सोची थी, वो कहीं ना कहीं बाकी साइंटिस्ट ने 1900 के बाद सोची है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो मेंडल था, ही वॉज सुपर इंटेलिजेंट, ही वॉज फार अहेड फ्रॉम हिज टाइम साइंटिस्ट, अपने टाइम के साइंटिस्ट से वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था। ठीक है, अब उसके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू किया था 1856 में। कब शुरू किया था? 1856। ओके, एंड अगेन प्लांट यूज किया था पी प्लांट। कौन सा प्लांट यूज किया था? पी प्लांट। और अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको लमसम 11 साल, नॉट सॉरी 11 साल 9 इयर्स लग गए। और 1865 में जो उसका वर्क था उसको उसने पब्लिश किया इन द पेपर एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इसके पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये हिस्ट्री है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मे बी इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ग्रॉगर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, याद रखना है। सो इसके वर्क को पब्लिश किया इन द पेपर एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो उसका पेपर था इसको प्रेजेंट किया गया एक मीटिंग में, और ये मीटिंग जो है इट वाज हेल्ड ऑन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूम। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूम। उसके बाद उसका जो पेपर था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इसको एक जर्नल में पब्लिश किया गया, और जर्नल का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। एक और देखो, और ये कब हुआ था? 1866 में। ठीक है, ठीक है, मैं यहां पर अब आता हूं 1856 टू 1865। याद रखना है 9 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था ऑन पी प्लांट। सो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स पर क्वेश्चन बन सकता है, डेथ पर क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा प्लांट यूज किया था मेंडल ने, इस पर भी बन सकता है। उसके बाद कौन सी जर्नल में पब्लिश हुई थी उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और उसके डेथ के बाद, मैं बता रहा हूं, उसके डेथ के 16 साल बाद जाकर पता चला कि व्हाट वाज मेंडल। ठीक है, दैट इज 1900 में कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके जो पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स थे, इसका जो एक्सपेरिमेंट था उसको रीस्टडी किया, एनालाइज किया, और तब जाकर माना गया कि मेंडल वाज द साइंटिस्ट जिसने जेनेटिक्स जीन्स की नींव रखी थी। ओके, आई होप आपको आज के लेक्चर में सारी जो भी मैंने डिटेल्स दी है अबाउट ग्रॉगर मेंडल वो क्लियर होगा। ओके, और कुछ भी डाउट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।